जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई आपकी? और आपने सुना होगा कि एक बहन ने हमें खून से भी पत्र लिखा था। तो इन तमाम घटनाओं ने मुझे यहाँ रिजाइन करके आने पर मजबूर किया। तो आपको डर लग रहा था कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का, लेकिन जो मेरे सामने में अपोजिशन है वो बहुत मजबूत है, हारने वारने का डर लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डर मुझे नहीं था। जिस दिन हमने यहाँ कदम रखा उस दिन से विपक्ष को डर पैदा हो गया। ये तो हो गई सर हार जीत की बात। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कैसे चल रही है अभी? लोकसभा देखिए, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और देश को किस दिशा में ले जाना है उसका चुनाव है। चिट्ठी लिखी थी, वो कौन सी समस्या थी, किस समस्या को लेकर आपके पास? देखिए, उस बहन ने किसी बलात्कार केस का जिक्र किया था और साथ ही साथ उसने ये कहा था कि आज हम बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो आज आपकी ज़रूरत जो है सरहद पे नहीं है, आपको यहाँ की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और वहां के नेता, मंत्री और विधायकों से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जान रहे हैं कितने हैं तैयार और क्या है तैयारियाँ। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक राम कुमार टोप्पो सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राजनीतिक चर्चा पर आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि राम कुमार टोप्पो जी है कौन, कैसे राजनीति में क्या हुआ, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर। देखिए, हमने अपने जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा कि सैनिक बनेंगे और देश की सुरक्षा में तैनात होंगे, और हम गए भी और लगभग 13.5 साल देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के एक सैनिक के तौर पे हम तैनात रहे। लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं कि एक ऐसा घटना हुआ जो आज हमें राजनीतिक तौर पर यहाँ आने से मजबूर किया। आपकी पोस्टिंग का ईयर कौन सा था सर? मैं 2011 से एक सैनिक के रूप में फ़ौज में गया, CRPF में, और अभी हाल ही में 2023 में मैं अगस्त में रिज़ाइन किया था। जी। पढ़ाई लिखाई कैसे आपका स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, रहना बसना? मैं मेरा जन्म स्थान रायगढ़ ज़िला में हुआ था, लेलुंगा क्षेत्र में। मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा वहीं से पूरा की। उसके उपरांत घरेलू परिस्थिति सही नहीं होने के कारण से मुझे मेरी दीदी जी का जो शादी हुआ था यहाँ ग्राम पंचायत कोटछाल में, तो उन्होंने मुझे आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण से मुझे यहाँ लाया और यहीं से पढ़ाया। तो 12वीं तक की शिक्षा मेरा राजापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में होता है और मैं 12वीं क्लास से ही मैं सेना में ज्वाइन कर लेता हूँ और बाकी की जो स्नातक की डिग्री हम सेना में रहते हुए पूरा करते हैं। जी, जहाँ तक हमें जानकारी है सर, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, तो राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई आपकी? ये बात सही है, क्योंकि दूर दूर तक हमारे परिवार में या फिर हमारे दोस्तों में कोई राजनीतिक से संबंध नहीं रखता है, लेकिन ये सीतापुर के युवाओं का एक मांग है, उनकी एक इच्छा थी। उन्होंने मुझे पत्र व्यवहार किया, सामने से प्रस्ताव रखा, और आपने सुना होगा कि एक बहन ने हमें खून से भी पत्र लिखा था। तो इन तमाम घटनाओं ने मुझे यहाँ रिजाइन करके आने पर मजबूर किया। जो एक सर्विसमैन है वो रिज़ाइन करना कितनी कठिन बात हो सकती है आप जानते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में एक सैनिक पीछे हट जाए वो भी गवारा नहीं है। इसलिए हमने रिज़ाइन किया और राजनीति में आने का निर्णय लिया, लेकिन ये पता नहीं था कि हम भारतीय जनता पार्टी में ही जाएंगे। तो वहीं ही जाना है कह के हम सभी ने कहा था कि जो पार्टी युवाओं का सम्मान करेगा, यहाँ के क्षेत्रवासियों के मांग का सम्मान करेगा, हम उसमें जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने हम नया व्यक्ति होने के बावजूद भी सम्मान किया और अपना उम्मीदवार बनाया, और आज तमाम कार्यकर्ताओं और यहाँ के युवाओं सभी वर्गों के सहयोग से पहली बार 76 साल बाद बीजेपी का एक विधायक यहाँ से चुन के विधानसभा तक पहुँचा। सर, आपने बात सेवा की कही, चाहे वर्दी में हो चाहे वाइट कपड़े में नेता के रूप में, सेवा दोनों प्रकार से किया जाता है, और आप इससे पहले सेवा वर्दी पहनकर कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्दी उतार कर आप वाइट कपड़े में आ गए, फिर जनता की सेवा? ऐसा आपके पास अप्रोच किए थे राजनीतिक पार्टी, या फिर जैसे आपने बताया कि आपको एक पत्र भी मिला था? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, जब सारे चीज़ें ठीक चलता रहता है या शांत चलती रहती हैं, जब पब्लिक को डायरेक्ट कोई चीज़ें अटैक नहीं होती है,
तब तक पब्लिक का ध्यान अपने सुरक्षा के प्रति नहीं जाता है, या तो फिर उसकी ज़रूरतें नहीं समझती। लेकिन पिछले 2 वर्षों में यहाँ पे जिस तरीके से हालात हुए विधानसभा क्षेत्र की, चाहे सुरक्षा को लेके, चाहे महिला सुरक्षा को लेके, तो सुरक्षा ने कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं में एक सवाल पैदा किया कि हम सुरक्षित नहीं हैं। और उन्होंने गुहार लगाई, जगह जगह पे राजनेताओं के पास भी गए, शासन प्रशासन के पास भी गए, लेकिन उन्हें लगा कि ये बात हमें कोई सुना नहीं। तो अगर आज इस परिस्थिति में कोई नहीं सुन रहा है, तो कल वही घटना अगर उसके साथ होता है तो किसके पास जाएंगे। तो ये समय की मांग थी। उन्होंने हमारे से पहले कई लोगों को आकलन करने की कोशिश किया, लेकिन विचारधारा कहते हैं कि हर किसी से नहीं जमता है। तो हम एक युवा हैं और पहले से यहाँ के युवाओं से हमारा जुड़ाव रहता था। जब मुझे वीरता पदक मिला था तब से यहाँ क्षेत्र में हमारी सक्रियता ज़्यादा रहती थी, लोगों से परिचय था। तो उन्होंने ये समझा कि क्यों ना हम राम कुमार टोप्पो को ही अपना नेता चुनें, उन्हें बुलाएं, ताकि वो हमारी भावनाओं को तो समझे और क्षेत्र जो आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हमें एक मजबूत व्यक्ति के रूप में हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो वही मांगों ने जो है और वो घटनाओं ने हमें यहाँ आने पे मजबूर किया। जी, विधायक बनने से पहले सर आपको वहाँ जगदलपुर में गृह मंत्री के द्वारा सम्मान दिया गया था। तो क्या विधायक बनने से पहले आपका जो पटकथा है वहाँ जगदलपुर में लिखा गया था? नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक मैं यहाँ से सेना से बाहर नहीं गया तब तक हमारा राजनीतिक कोई संपर्क नहीं था। जब मैं रिजाइन करके यहाँ सीतापुर की भूमि में कदम रखा, उसके बाद राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं संपर्क करना शुरू करी, नहीं तो उससे पहले कोई संबंध नहीं था। वो हमारे सैनिक के रूप में किए गए जो कर्म थे उन सभी के वो पुरस्कार जो अर्जित किया है हमने। तो जब आपने त्यागपत्र दिए तो उस समय आपके मन में था कि मुझे किस पार्टी में जाना है, या फिर इससे पहले आपके पास कोई अप्रोच आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि खासकर ये विधानसभा जैसे चुनाव जो होते हैं और टिकट का जो दौर होता है, मैंने देखा बहुत करीब से कि ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अकेला नहीं होता है। बहुत सारे पहले से जो लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग कंपटीशन में रहते हैं। तो उस दौर में अचानक से आके एक चौंका देने जैसा परिस्थिति पैदा करना एक अपने आप में चैलेंज था। लेकिन हाँ, मैंने तो किसी पार्टी के बुलाने से नहीं आया ना, मैंने तो यहाँ के युवाओं के बुलाने से आया, यहाँ की बहनों के बुलाने से आया। बाकी चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट जो भी हो, या किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते, लेकिन उनके कहने से आया था, तो लड़ने के लिए ही आया था मान लीजिए। सर, आप युवाओं पे बहुत जोर दे रहे हैं, तो यहाँ का हालात ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से आपको लगा कि जो युवाएँ हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, फिर जो सुरक्षा की बात कर ले उसमें भी समस्या लग रही है? ऐसा क्या कुछ लगा आपको यहाँ का? देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो इसी क्षेत्र में कई बलात्कार जैसे घटना घटी, और वो भी ये स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ। लेकिन ये सब जानते हैं कि उस केस को कहीं ना कहीं दबाया गया, और पूरे समाज, पूरे यूथ, पूरे स्टूडेंट रोड पे आए, कैंडल मार्च निकाले, दोषियों को फांसी दो के नारे लगाए, लेकिन ये नारा तक रह गया। किसी ने इस आवाज़ को नहीं सुनी। कांग्रेस की सरकार थी, इसको दबाने का प्रयास किया गया, और अंततः क्या हुआ, वो केस पूरी तरह दब गया और सभी अपने अपने काम में लग गए। और समाज दुखी अलग था कि हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ पाई, और स्टूडेंट अलग दुखी था क्योंकि हमारे बीच के एक बच्ची के साथ ऐसा घटना हुआ है। तो ये घटना एक युवाओं में या स्टूडेंट में जागरूकता फैलाती है कि भाई आज अगर उसके साथ होती है ये घटना, तो कल किसी और के भी साथ हो सकती है, और उस दौरान में कोई साथ देगा, क्या गारंटी है बताइए। घटना पहली बात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हो गई तो उसे न्याय तो मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो एक घटना है, इसके अतिरिक्त और भी घटनाएं हैं, ये तो एक जिक्र है। तो यही सब घटनाएं क्या है, युवाओं को एकत्र करती हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके का हर विधानसभा के युवा जागरूक होकर अपने देश की, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दे, उस दिन वास्तव में सुरक्षा का दृष्टि अच्छा होगा, उस दिन विकास की जो रफ्तार है वो बढ़िया होगा, हर चीज़ गुणवत्तापूर्वक बनेंगे। जी सर, आप राजनीति में आए अपना सर्विस छोड़कर, लेकिन आपके जो अपोजिशन में थे वो बहुत कद्दावर नेता है और मंत्री भी रहे थे उस समय कैबिनेट में। तो आपको डर लग रहा था कि मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का, लेकिन जो मेरे सामने में अपोजिशन है वो बहुत मजबूत है, हारने वारने का डर लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डर मुझे नहीं था। जिस दिन हमने यहाँ कदम रखा उस दिन से विपक्ष को डर पैदा हो गया, और उसका डर का बौखलाहट आप देख सकते हैं पिछले रिकॉर्डों में। क्योंकि हालात यहाँ ऐसा पैदा हो गया कि 20 साल का विधायक या गद्दावर मंत्री वो नहीं है
यहाँ के चुनाव लड़ने वाले गद्दावर बन चुके हैं। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था उस दौर, ये सारा प्रदेश जानता है कि सीतापुर विधानसभा का चुनाव किसी एक व्यक्ति ने नहीं लड़ा। यहाँ के उन तमाम युवाओं ने लड़ा, उन तमाम बहनों ने लड़ा, यहाँ तक कि छोटे 1.5 साल की बच्ची से लेके बुजुर्ग तक ऐसे हवाएं यहाँ पलट गईं कि यहाँ के जनता ने चुनाव लड़ के जिताया। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि 76 साल तक क्यों नहीं जीता कोई यहाँ, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति लड़ा होगा। लेकिन पहली बार मैं सौभाग्यवान व्यक्ति हूँ कि मेरे लिए यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा है और आज उनके लिए मैं पूर्ण रूप से निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा। जी, 4 बार के मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ बीजेपी का गढ़ ये था नहीं रहा सर। पहली बार कोई बीजेपी के विधायक यहाँ जीत कर आए हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तो ऐसा क्या है जो आपके विज़न सीतापुर को लेकर जिसको आप करना चाहेंगे आने वाले समय में? देखिए, एक कहावत होती है कि मैं क्या करूं इस 5 साल के दौरान या 1 साल के दौरान, एक प्लानिंग होती है। लेकिन आज मेरे पास ये कहने के लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या करूं, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है, टोटल चीज़ हमारे लिए छोड़ के गया है। तो मुझे आज सोचने के लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या करूं। आज करने के लिए मेरे पास तमाम चीज़ें हैं। जैसे अगर उदाहरण दूं तो हमारा सीतापुर शहर, जिसको हम पूरे विधानसभा उस नाम से जाने जाते हैं, वो पूरे 5 साल से ऊपर धूल में नहाता रहा। यहाँ ही का मंत्री इसी विधानसभा से चुन के गए हैं, लेकिन उस धूल को ठीक नहीं कर पाए वो। तो अब ये बताइए और क्या किया होगा उन्होंने। लेकिन आज मैं बड़ी गर्व के साथ कहता हूँ कि इस पहल को हमने उठाया है और NH से NOC ली है और गौरव पथ के लिए हमने आगे पहल किया है। जल्द ये धूल मुक्त होगा और ऐसा ही नहीं कि केवल शहर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि आज से 40 साल बाद कैसा होना चाहिए, जो 40 साल के बाद के विजन को देखते हुए यहाँ पर प्लानिंग करवाई जा रही है। और इतना ही नहीं, आज जितने भी पर्यटन पॉइंट्स हैं हमारे, मुझे गर्व होता है कि इतने साल तक जंगल में कोई घुसा ही नहीं और हमने अपने नेताओं के साथ घुस के 5 बड़े पॉइंट्स, आज तक आपने टाइगर पॉइंट सुने होंगे, मेहता पॉइंट सुने होंगे, लेकिन उससे भी बड़े बड़े पर्यटन के स्तर हमारे क्षेत्र में हैं। उन सभी जगहों को हमने ढूंढ के निकाला है और उसके साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि और भी है। मुख्यमंत्री जी कार्निवल मेला में आए थे, हमने उनके पास मांग रखा क्षेत्र की तरफ से और प्रथम मांग में ही उन्होंने स्वीकृति दी कि पूरे भारतवर्ष का दूसरा सर्वाधिक लंबा 415 फीट का जो भारतीय झंडा है वो मैन पार्ट में लगेगा। 20 एकड़ ज़मीन के परिक्षेत्र में एक पार्क बनेगा। तो ये सब चीज़ें सिर्फ 3 महीने की कमाई है हमारी। अब ये तो अगर कहा जा सकता है कि ये ट्रेलर है, अभी मेन काम बाकी है। तो इस सपनों के जो मेरा शहर है, इसको सजाने के लिए मेरे पास इतना विजन है कि मैं गिना नहीं सकता। मैं तो चाहता हूँ कि इस परिक्षेत्र को सबसे सुंदर और विकसित हर दृष्टि से मैं सुंदर बनाऊँ। जी, कांग्रेस पार्टी का 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? 5 साल नहीं कह सकते इसको। हाँ, अगर प्रदेश में अगर आप कहेंगे तो झूठे वादे का कार्यकाल कह सकता हूँ मैं एक ही शब्दों में। जिसने गंगा जल लेकर भी कस्में खाई और न जाने कितने वादे किए कि मैं सत्ता में आऊँ, और उसी में युवाओं से लेके बुजुर्गों से लेके माताओं से लेके हर किसी को छलने का काम किया। युवाओं को बोले हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे, लेकिन उसकी क्राइटेरिया इतना कठिन डाली कि आज अगर किसी ग्राम पंचायत में जाएंगे, किसी 1 या 2 को अगर मिल रहा होगा तो बहुत मानता हूँ मैं। लेकिन अगर आज उसी के तुलना में अगर कहेंगे कि मोदी जी के गारंटी के तहत हम लोगों ने बोला था चुनाव में कि हम हर एक माता, शादीशुदा बहनों और माताओं को 1-1 हज़ार घर चलाने के लिए देंगे, क्योंकि ये मोदी जी का गारंटी है पात्रता के आधार पर। और आज मैं बड़ी गर्व से कहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 67,700 माताओं बहनों के खाते में पैसा गया है पात्रता के आधार पे। जी, तो सोचिए, कांग्रेस के समय में बहुत अच्छे योजनाएं लागू की गई, जिसमें गौठान योजना है और जो अभी आप बोल रहे थे कि बेरोज़गारी भत्ता 2500 रुपये, वो भी बेरोज़गार युवकों को मिल रहा था। इसके साथ साथ ही जो धान की सबसे ज़्यादा कीमत जो दिया जा रहा था भारत में छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा था 2500, जिसको देखते हुए भाजपा ने अपनी दबाव में आने के बाद इसको 3100 रुपये उनको करना पड़ा। क्या इस बात को मानते हैं आप? नहीं, देखिए, टोटल चीज़ें ख़राब कभी भी नहीं होती और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार किसी क्षेत्र को डुबाने के लिए ही आती है, लेकिन कार्य की जो निष्ठा होता है ना क्षेत्र के प्रति, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। और वो जो निष्ठा का जो भाव है, वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी मानसिकता है। योजना कितनी भी अच्छी हो, और योजना कोई भी ख़राब नहीं होती,
आपने सुना होगा कि किसी भारतवर्ष किसी भी देश का संविधान सबसे अच्छा हो सकता है यदि कितना भी खराब हो, ये अच्छा हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाला अच्छा हो, और कितना भी अच्छा संविधान हो अगर अनुसरण करने वाला अच्छा ना हो तो खराब हो सकता है। तो उसी तरह योजना चाहे कितना भी अच्छा हो, अनुसरण करने वाले ही अगर अच्छा नहीं है तो वो तो भ्रष्टाचार का सामना विलुप्तिकरण होगा ही। जैसे यहाँ के 20 साल आप बोल रहे हैं विधायक जी, आज उनके यहाँ IT का छापा लगा है, ED का छापा लगा है, न जाने कितने प्रकरण भ्रष्टाचार के खुले हुए हैं, इतने प्रकरण कि ये समझ लीजिए कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं जांच। तो ये सब क्या है? ये निष्ठा की कमी है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हज़ारों एकड़ ज़मीनों को लूटने का संरक्षण दिया है। यहाँ आप देखना, फाइल खुला हुआ है। ऐसा हुआ है जैसे फिल्मी स्टाइल में कि नहीं, वहाँ तक जहाँ तक दिखाई देता है हमारे कार्यकर्ताओं के नाम में लिख दो ज़मीनों को। ऐसा लूटने का इस क्षेत्र में काम किया गया है। वो क्या है? निष्ठा की कमी है सिर्फ। अन्यथा अगर चाहते तो 20 साल में इस क्षेत्र को सोना बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। जी सर, आपने कहा कि योजनाएं गलत नहीं होती है, बस निष्ठापूर्वक करने वाला होना चाहिए। क्या सर, तो बीजेपी सरकार में आने के बाद जो योजनाएं कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी उसको कंटिन्यू करेगी सही निष्ठा के साथ? देखिए, ये बात सदन में भी उठी थी कि जो अच्छी योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार द्वारा जो लाई गई थी, चाहे वो आत्मानंद विद्यालय का हो, चाहे अन्य कोई भी योजना, तो उसमें साफ यही कहा गया है कि जो अच्छी योजनाएं हैं उसको किसी भी तरह बंद करने का कोई सरकार ने, बीजेपी ने निर्णय नहीं लिया है। और आज भी योजनाएं चल रही हैं, उसको और पैसे बेहतर किया जाए उसके लिए सरकार, बीजेपी निर्णय ले रही है। तो जो 25 रुपये वाला है या फिर जो कोठाने को कंटिन्यू करेगी भाजपा? देखिए, इस पर बात उठा था और अभी तक अपनी सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उसको बंद करने का, लेकिन भ्रष्टाचार का खूब शिकार हुआ। जी, ये तो हो गई सर हार जीत की बात। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कैसे चल रही है अभी? लोकसभा देखिए, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है और देश को किस दिशा में ले जाना है उसका चुनाव है। और आज पूरा देश और हमारा विधानसभा प्रदेश सब जानते हैं कि किसके साथ चलना है। एक साफ कहावत है कि जो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, हम उसके साथ चलेंगे। और इसका जीता जाता उदाहरण है कि सीतापुर विधानसभा, भले ही आज तक यहाँ बीजेपी का विधायक नहीं जीत हासिल किए होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहाँ का रिजल्ट विपरीत रहा है। थोड़े बहुत अंतर में भले ही पीछे रहा हो, लेकिन राष्ट्र के साथ हमेशा मोदी जी के साथ यहाँ के लोग चले हैं। और अभी हमारे आने के बाद हम सब ने और बेहतर करने का प्रयास किया है और 1 लाख प्लस वोटों से यहाँ से मोदी जी के साथ चलने का निर्णय लिया है। ये तो सर अभी आप अपने बात रख रहे हैं, लेकिन जब बात कैंडिडेट के ऊपर आती है तो यहाँ जो भी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं चिंतामणि जी महाराज, तो वो इससे पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए हैं, तो ये कितना प्रभाव डालेगी इस बार के चुनाव में? देखिए, केवल चिंतामणि महाराज ही नहीं आए हैं जी, वो तमाम नेतागण आज कांग्रेस छोड़ कर आ रहे हैं, जो कांग्रेस की जो एक तरफा मानसिकता से दूर जाना चाह रहे हों और आज सभी बीजेपी के साथ चलना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र विचारधारक पार्टी है और इसमें जो राष्ट्र के साथ चलना चाह रहे हैं उसके लिए सभी का वेलकम है। और आज चिंतामणि महाराज जी के कैंडिडेट बनाए जाने पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, जनता एक्सेप्ट कर रही है। और हम तो अपने परिक्षेत्र में कैंडिडेट चिंतामणि महाराज हों तो हम चिंतामणि महाराज को कैंडिडेट नहीं मानते, हम सब कार्यकर्ता कमल फूल को कैंडिडेट मानते हैं और उसी विचारधारा पे काम करते हैं। जी ठीक है सर, ये व्यक्तिगत या फिर पार्टी के पक्ष में रहकर सोच हो सकती है, लेकिन जब बात जनता के बीच में पहुंचने की होती है तो कहीं ना कहीं ये बात उठ कर आती है कि पहले कांग्रेस में, फिर अब बीजेपी से, और बीजेपी में आने के बाद जो कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को मान रहे थे कि मुझे इस बार टिकट दिया जाएगा, तो उनको ना दे के कांग्रेस से जो आए हैं उनको टिकट देना क्या अंतर विरोध के कारण बन सकता है? देखिए, इस तरीके की घटना तो अभी नहीं सुनाई दिया है, और क्योंकि सभी मंचों में देखा जा रहा है और हम स्वयं भी बैठक में जाते हैं, तो जो 7 टिकट के लिए जो मांग कर रहे थे वो भी 7 खड़े हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि सर्वप्रथम कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाना और दूसरा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया करना। इसके लिए एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है और हम सभी यहाँ तक कि जो कैंडिडेट उम्मीदवार जो कर रहे थे वो भी 7 खड़े हैं। अंतर कला जैसा कोई भी घटना सामने नहीं है। जी, इस बार छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल अगर वर्तमान की बात किया जाए तो 9 सीटें बीजेपी के पास हैं और जबकि 2 सीट कांग्रेस के पास, तो इस बार कितने सीट आने की उम्मीद है? इस बार तो जिस तरीके से कांग्रेस छटपटाई है, अपना उम्मीदवार की घोषणा करने में समय लगाई
और सोचती रहेगी कहाँ से कहाँ करें। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता नहीं कहेंगे, बड़े नेता, उनका स्टेटमेंट बिखरे बिखरे से नज़र आ रहे हैं। तो ये सब बौखलाहट है और हार का डर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने साफ साफ इशारों में यह कह दिया है कि इस बार छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस की सफाया निश्चित है। कितनी सीटें आ रही हैं? पूरे 11 का 11 लक्ष्य हैं। हाँ, जो 2 बची हैं आप बता रहे हैं, वो भी पक्ष में आने का। ओके सर, अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीत कर आई है, तो क्या इसका ही फायदा इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्या लगता है? ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए इस 3 महीने के कार्यकाल में विष्णुदेव साय जी के जो काम हुए हैं और जो जनहित में हुए हैं, वो जनता के प्रति और विश्वास बैठाती है। और साथ ही साथ ये भी तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं जनता की जो 5 साल हमने इन पे झूठे वादों पे विश्वास करके जो सत्ता दिया था, और आज 3 महीना में जो निष्ठा से काम हुआ है, इस अंतर को देखती है। और आज सच में 3 महीना में जिस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास को ही देख लीजिए कि 5 साल तक घर रुका रहा, गरीब जनता घर की मांग करते रहे, लेकिन इस भावनाओं को भूपेश बघेल जी नहीं देख पाए, तो फिर बाकी चीज़ों को कहाँ से देख पाएंगे। लेकिन विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने 18 लाख परिवार के लिए अपना हस्ताक्षर किया। तो ये सब यहाँ की निष्ठा, जनता के प्रति निष्ठा बताती है, और यही विश्वास देखना कि जो हमारा विज़न है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से 11 की 11 सीटों पर विजय हासिल करना, ये लक्ष्य को हासिल कराएगी। सर, महतारी वंदन योजना जो इलेक्शन से कुछ समय पहले लाया गया, कितना कारगर साबित हुआ? ऐसे विपक्ष बोल रहे कि रात भर जग के जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फॉर्म डलवाए, इसी वजह से एक तरफा वोट उन लोग का पड़ा। नहीं, देखिए ये अगर इसको राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण योजना है और ऐसी योजना राज्य में कभी आई नहीं। और आज बड़ी गर्व से कहा जा सकता है कि पात्रता के आधार पे जो इनकम टैक्स पेबल हैं या श्रेणी 1 के कर्मचारी हैं, इनको छोड़कर ऐसा, और गांव में ऐसा कर्मचारी बहुत कम है, इनको छोड़ के ऐसा कोई घर नहीं होगा किसी गांव में जिनके घर में वहां की महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा हो। और ये बहुत बड़ी योजना है, ऐसा आज तक किसी ने सोचा नहीं कि घर चलाने के लिए भी 1000 रुपये महीना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें ये नहीं कहा गया है कि एक घर से एक ही महिला को मिलेगी। अगर 4 महिला शादीशुदा है, 21 साल ऊपर है, तो चारों के खाते में पैसा आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा महिला सशक्तिकरण को ऊपर लाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कराने के लिए योजना है। तो इससे निश्चित ही लाभ मिलेगा ही, क्योंकि जो उनके बारे में सोच रहा है, तो आप सोचिए कि वो मोदी जी के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे और उनके साथ ज़रूर चलेंगे। जी, आपने सशक्तिकरण की बात कही सर, तो कितना अच्छा होगा कि पैसा ना दे के उनके हाथ को रोज़गार दिया जाए। रोज़गार के लिए भी है योजना है। आप देखिए कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की जो पहल किसने की थी, माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद की थी, ताकि महिलाओं को मजबूत बनाया जा सके, उनके स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। और आज मोदी जी का जो विज़न है, आप देखना कि लखपति दीदी, तो लखपति दीदी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं से समूह के माध्यम से उनको आगे लाया जा रहा है और जगह जगह पे रोज़गार स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक सर, हमारे पास एक सवाल आया है, आप ही के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का है। गोविंदपुर, वहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली की फैसिलिटीज़ नहीं है, पानी की उतना अच्छा सुविधा नहीं है, तो वहाँ क्या सुविधाएं पहुँच पाएगी? बिल्कुल पहुँचेगी। अभी हमने जैसे ही रिजल्ट आया, सर्वे करवा के कुछ बजट में कम से कम 46 बड़ी सड़कें, जहां आपने सुना होगा कि विधानसभा क्षेत्र में डिलीवरी केस के लिए खटिया से उठा के ला रहे हैं, ऐसा केस कभी ना कभी सुना होगा आपने, या मरीज को झौहा भार में उठा के ला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जगहों को चिन्हित करके कुल हमने 28 सड़कें अभी भूमि पूजन आचार संहिता से पहले किया है, जो स्वीकृत हो चुकी हैं। अभी बनना शुरू हो चुका है और जल्द बनेगा, और जो सदियों की जो ये समस्या है उसका निदान होगा। और सेकेंड चरण में जो आप गोविंदपुर बोल रहे हैं, और ऐसे जो इससे थोड़ा सा कम समस्याएं हैं, उसको हमने रखा है और प्रकरण बना के भी भेजा है। आचार संहिता के बाद दोबारा प्रक्रिया शुरू होगा और जल्द से जल्द इन समस्याओं को टारगेट करके प्रथम दृष्टि से पूरे किए जाएँ। सर, ये तो रोड कनेक्टिविटी की बात हो गई, लेकिन जब बात करते हैं हेल्थ की, तो यहाँ का जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ? बिल्कुल, ये बात सत्य है कि सीतापुर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता रहा है। यहाँ आना माने रेफर टू अंबिकापुर होना, लेकिन इसके पीछे केवल स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार नहीं है।
इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे सन 2000 में ये 100 बेड के स्वीकृति के आधार पर हॉस्पिटल बना, लेकिन आज भी इतने साल हो गए केवल 30 स्टाफ से काम चल रहा है, 30 बेड के आधार पे काम चल रहा है। तो अब ये बताइए कि 30 बेड के आधार पे यहाँ का जो मेडिकल स्टाफ है वो 100 बेड के हॉस्पिटल को कैसे संभालेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो 20-20 साल से एक आदमी विधायक बन के रहे, क्या आज तक उनको नज़र नहीं आई कि इस 100 बेड के जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर हम डॉक्टरों की नियुक्ति करवाएँ? नहीं करी। लेकिन आज मैं इसके विषय में भी कहूँगा कि सिर्फ 15 दिन हुए थे निर्वाचित हुए, हमने स्वास्थ्य मंत्री मान्य जी से बात किया और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए अभी आचार संहिता के बाद संभवतः जल्द से जल्द यहाँ 100 बेड की स्वीकृति के आधार पे भर्तियाँ होंगी, क्योंकि उसके लिए भी आदेशित हो चुका है। जी सर, आप युवा हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं आपसे उम्मीदें बहुत हैं, तो उन्हें रोज़गार के लिए या फिर ऐसा कुछ जो खुद से उन लोग एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे आए, ऐसा कुछ माहौल बनाने के लिए कुछ योजना है आपके पास? बिल्कुल है। अभी युवा जो हैं यहाँ हमारे क्षेत्र के संगठित हैं और इनको एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार के लिए भी हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं और एकता के साथ में कई जगह पे प्लान भी चल रहे हैं, ताकि इनको समूह में, जिस तरीके से महिलाओं को स्वच्छता समूह, वैसे ही समूहों में युवाओं को रोज़गार उत्पन्न करने में सहायक हो। कई जैसे गवर्नमेंट की योजनाएं उनसे जोड़ा जा सके। और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने यहाँ निःशुल्क यूपीएससी, पीएससी और सेना में जाने के लिए या नीट के लिए ऐसे पहल किया है और अभी छोटे रूप में शुरुआत किया है इसका, लेकिन बहुत जल्द इसको हम बड़े रूप में शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं वो दिल्ली जैसे शहरों में जाके लाखों खर्च करके उस शिक्षा को ग्रहण करने से जो समस्या आती है उससे बचें और उनको वही शिक्षा सेम यहाँ मिले। जी ठीक सर। आखिरी में सर, ये जो जैसे आप बताए कि आपको एक बहन ने खून से चिट्ठी लिखी थी, वो कौन सी समस्या थी, किस समस्या को लेकर आपके पास? देखिए उस बहन ने किसी बलात्कार केस का जिक्र किया था और साथ ही साथ उसने ये कहा था कि आज हम बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो आज आपकी ज़रूरत जो है सरहद पे नहीं है, आपको यहाँ की जिम्मेदारी उठाना चाहिए। लेकिन वही एक जिम्मेदारी थी जिसके पीछे शायद एक सैनिक होने के नाते हम पीछे नहीं हट सकते थे। हम आए, रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन हमारा त्याग आज काम किया। वो बलिदान के साथ युवा खड़े हुए और आज रिजल्ट सामने है और आज हम पूरी निष्ठा के साथ कार्य प्रगति पर है। तो जो अपराधी थे उन्हें सज़ा मिली? इस केस को रीओपन हुआ है और दोबारा जांच चल रहा है। अभी अपराधियों को बिल्कुल 100% सज़ा मिलेगी और दोबारा इस क्षेत्र में कोई ऐसा कृत्य करने से डरेगा, ऐसा सुरक्षा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से आपसे चैनल से जुड़े सभी भाइयों बहनों को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को मजबूत बनाने में ज़रूर उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ता है। और आप सब जानते हैं कि कौन राष्ट्र के लिए हित में बढ़ता है और कौन देश को भ्रष्टाचार में डुबाना चाहता है। इसलिए आप सबका वोट देना बहुत ज़रूरी है। ये 5 साल में एक बार समय आता है, इस समय को ना गंवाएं और वोट ज़रूर दें। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे सीतापुर से विधायक राम कुमार टोप्पो जी को। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।